एक ऐसा साइंस जिसकी जब भी बात होती है ना तो याद आता है एक्सरसाइज, पेन मैनेजमेंट, बैक एक मैनेजमेंट, फ्रोजन शोल्डर, ये सब याद आता है। लेकिन वो साइंस क्या आपको पता है लाइफस्टाइल डिजीजेस को भी मैनेज कर सकता है। हम बात कर रहे हैं फिजियोथेरेपी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट साइंस ऑफ मेडिकल साइंस। तो इसको समझने के लिए हम बात करेंगे आज डॉक्टर दिव्या शर्मा से, जो फिजियोथेरेपी एक्सपर्ट है। डॉक्टर दिव्या, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट हेल्थ का सच विद डॉक्टर कमलेश पटेल। सो डॉक्टर दिव्या, व्हाट इज फिजियोथेरेपी इज ऑल अबाउट? फिजियोथेरेपी इज समथिंग हम अक्सर बात करते हैं कि इट इज़ नॉट ओनली वर्क ऑन बॉडी एक, इट नॉट ओनली मोडालिटीज़, देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स, जैसे कि लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीजेस, हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, पोस्ट सर्जिकल मैनेजमेंट। फिजियोथेरेपी इन सभी जगह पे अपना रिमार्केबल इफ़ेक्ट डाल रही है। एंड फ्रॉम पीडियाट्रिक टू जीरियाट्रिक्स हम इसमें रिज़ल्ट देख रहे हैं, हम स्पोर्ट्स में देख रहे हैं फिजियोथेरेपी के रिज़ल्ट, इवन हम ऑन्कोलॉजी हुआ, इन सब केसेस में भी फिजियोथेरेपी अपना काफ़ी इम्पैक्ट डाल रही है। सो इट्स नॉट ओनली पेन मैनेजमेंट एंड नॉट ओनली वी विल टॉक अबाउट मोडालिटीज़, देयर आर सो मैनी अदर थिंग्स जहाँ पे हम फिजियोथेरेपी का रिमार्केबल इफ़ेक्ट देख रहे हैं। यू सेड लाइफस्टाइल, फिजियोथेरेपी में भी लाइफस्टाइल थोड़ा अजीब नहीं है, अलग सा लग रहा है। सो व्हाट इज योर एक्सपीरियंस इन लाइफस्टाइल डिजीजेस मैनेजमेंट इन फिजियोथेरेपी? Sir, I'm working since past 12 years in the field of physiotherapy, and currently I'm working in the cardiovascular surgery unit, and I have worked in bariatric surgery unit in the past. And मैं जो भी मेरी प्रैक्टिस भी है लाइक ऑनलाइन क्लासेस, उसमें मेजॉरिटी ऑफ टाइम जो पेशेंट्स होते हैं दे आर मेनली लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीजेज, लाइक सम पेशेंट्स आर हाइपरटेंसिव, कुछ ऐसे पेशेंट हैं हु आर सफरिंग फ्रॉम ओबेसिटी। तो सिंस पास्ट 12 ईयर अगर मैं कहूँ तो मेरा जो एक्सपीरियंस है, मेरा वर्किंग जो है वो लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीजेज मैनेजमेंट में ही है, जिसमें हम एक्सरसाइज की बात करते हैं, हम डाइट्स रिलेटेड बात करते हैं, हम और भी रिलेटेड टू एक्सरसाइज वी टॉक अलॉट इन फिजियोथेरेपी। तो जब लाइफस्टाइल डिजीजेस की बात आती है तो हम लोग नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस की बात करते हैं, लाइक डायबिटीज़, हाइपरटेंशन। तो आपके पास जो पेशेंट्स आते हैं वो मैक्सिमम डायबिटीज़ के आते हैं या हाइपरटेंशन के आते हैं, कुछ और डिजीज से आते हैं? मेनली जो पेशेंट हैं वो ओबेसिटी हुआ, वेट रिडक्शन हुआ, देन फ्यू आर हाइपरटेंसिव, देन सो मैनी पेशेंट्स जो हैं वो पोस्ट सर्जिकल मैनेजमेंट आफ्टर सर्जरी, जैसे कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग हुई या फिर एब्डोमिनल सर्जरी हुई, तो इनके बाद भी कई सारे ऐसे पेशेंट होते हैं जो फ्यू मंथ्स तक ऑन बेड ज़्यादा रहते हैं, बेड रिडन रहते हैं। तो उनको मोबिलिटी, उनकी फंक्शनल एक्टिविटी के लिए हम फिजियोथेरेपी उनको एडवाइस करते हैं, एक्सरसाइज, इंडिविजुअलाइज एक्सरसाइज प्रोग्राम प्लान करते हैं। तो मेनली कार्डियोवैस्कुलर एंड देन ओबेसिटी, ओवरवेट एंड वेट मैनेजमेंट। आपने बोला ओबेसिटी। जी सर। ओबेसिटी आपको क्या लगता है कि किस हद तक एक फैक्टर है? ओबेसिटी या ओवरवेट की हम बात करें तो अगर हम इंडिया में जिससे बात करते हैं तो नॉट ओनली ओबेसिटी, इफ़ अ पर्सन इज़ ओबीज तो वो बाहर से समझ में आ रहा है कि सबक्यूटेनियस फैट है, फैट डिपोजिशन है, ओवरवेट है। लेकिन इंडियन सिनेरियो में कई बार जो लीन एंड थिन पर्सन भी हैं उनके अंदर भी काफ़ी सारा हिडन फैट डिपोजिशन होता है, बिकॉज ऑफ अवर जेनेटिक संरचना, हमारी शारीरिक बनावट ऐसी है। तो ओबेसिटी नॉर्मली ये माना जाता है कि अगर पर्सन का नॉर्मल वेट से ज़्यादा वेट है तो देन पर्सन इज़ ओबीज या फिर वो ओवरवेट के कैटेगरी में आ रहा है। लेकिन बिकॉज ऑफ अवर बॉडी स्ट्रक्चर, हमारी जो शारीरिक बनावट है उसमें ऐसा है कि हमारे दुबले पतले दिखने वाले इंडियंस में भी अंदर काफ़ी सारा फैट है, विच इज़ एडिपोज टिश्यूज, विसरल फैट, जिसको हम एब्डोमिनल फैट के फॉर्म में देखते हैं। एंड इट डिपॉजिट अराउंड द इंटेस्टाइन, लिवर, किडनी। एंड ये जो फैट है, ये फैट कई तरह से हमारी बॉडी को इंसुलिन रेजिस्टेंट बना रहा है। हमें देखते हैं कि ओबेसिटी सिंड्रोम के केसेस देखते हैं, इसमें भी कई सारे पेशेंट होते हैं जिनको डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, क्रॉनिक हार्ट डिजीज स्टार्टेड हो जाती है। तो बेसिकली इट्स अ साइकिल, इफ द पर्सन इज ओबीज देन पेशेंट विल सफर फ्रॉम अदर लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीजेज। राइट साइड, एक पॉडकास्ट मैंने किया था अभी रिसेंटली डॉक्टर कविता घड़ाले मैम के साथ, शी इज़ अ एक्सपर्ट सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट। तो उन्होंने भी यही बात बोली थी कि जब हार्मोनल इम्बैलेंस की बात होती है फीमेल्स में तब हम लोग बात करते हैं ओबेसिटी, ओबेस गर्ल्स की। Yes, sir. लेकिन थीन एंड लीन में भी वो पॉसिबल है हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस, एंड यू सेड इट राइट कि विसरल फैट एंड ऑल दिस।
So, Dr. Divya, now I want to enlist the diseases which are actually called lifestyle diseases. तो lifestyle diseases कौन कौन सी होती है? इसके अंदर बहुत सारी कंडीशंस आ जाएंगी एंड इट इज़ ड्यू टू बिकॉज ऑफ अवर पुअर लाइफस्टाइल, जिसमें हमारा पुअर डाइटरी हैबिट्स आ जाएगा, सेडेंट्री लाइफस्टाइल आ जाएगी। वी आर लिविंग इन अ एरा जहाँ पे हम बहुत भाग दौड़ वाला जीवन जी रहे हैं, तो स्ट्रेस, एंजाइटी, इवन अल्जाइमर इज़ ऑल्सो लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीज़ आजकल हम देख रहे हैं हमारी पुअर लाइफस्टाइल की वजह से, बिकॉज एवरीथिंग विच इज़ हर्टिंग योर हार्ट इट विल अफेक्ट योर ब्रेन। तो वॉट एवर इज़, सो देर आर सो मैनी कंडीशंस जिसमें हम देखते हैं। अगर हम कार्डियोवैस्कुलर कंडीशन में बात करें तो हाइपरटेंशन हुआ, क्रॉनिक हार्ट डिजीज़ हुई, हार्ट अटैक हुआ। देन अगर हम न्यूरोलॉजिकल कंडीशन में अगर हम बात करें रिलेटेड टू ब्रेन, तो इसमें स्ट्रेस हुआ, एंजाइटी हुआ, डिप्रेशन हुआ, दीज आर दी लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीज़। देन मेटाबॉलिक कंडीशन की बात करें तो इसमें आ जाएगा आपका डायबिटीज़, देन ओबेसिटी। फिर हम मस्कुलोस्केलेटल में बात करें तो मस्कुलोस्केलेटल में आपका ऑस्टियोपोरोसिस आ जाता है, डीजनरेटिव कंडीशंस लाइक ऑस्टियोआर्थराइटिस, जो कहने के लिए तो ग्रेजुअली विथ उम्र के साथ में होती हैं, लेकिन ड्यू टू अवर पुअर लाइफस्टाइल आजकल बहुत अर्ली एज में भी हमको ऑस्टियोआर्थराइटिस के पेशेंट देखने को मिल रहे हैं। तो ये सब कुछ मिलके हमारा लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीजेस और नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस का पार्ट है। डॉक्टर दिव्या, बहुत ही एक्सटेंसिव लिस्ट थी एंड सीरियसली मतलब इतना इन्फॉर्मेटिव था, बहुत ही अच्छा इन्फॉर्मेटिव है। अब जस्ट एक क्यूरियोसिटी है मेरे अंदर कि आपने फिजियोथेरेपी किया एंड देन यू आर एक्सपर्ट इन डीलिंग विथ कार्डियोपल्मोनरी डिजीजेस। तो डॉक्टर दिव्या, आपका एक्सपर्टीज जो था वो फिजियोथेरेपी में था, अभी आपका उसके ऊपर भी एक्सपर्टीज हो गया कार्डियोपल्मोनरी डिजीजेस में। तो फिजियोथेरेपी में कार्डियोपल्मोनरी, उसका मोटिवेशन आपको कहाँ से आया? So when I was doing my graduation, bachelor in physiotherapy, उसके बाद से ही मुझे कहीं ना कहीं ICU एंड ये सारे कंडीशंस थोड़ा ज़्यादा अट्रैक्ट करते थे। मुझे ऐसा लगता था कि रादर देन पेन मैनेजमेंट, नो डाउट आई एम वर्किंग इन पेन मैनेजमेंट ऑल्सो, बट मेरा जो झुकाव था वो ICU, पोस्ट सर्जिकल मैनेजमेंट, कार्डियक रिहैबिलिटेशन, ये सब चीज़ें मुझे बहुत अट्रैक्ट करती थी। एंड मेरे जो मेंटर हैं, जो मेरे गुरु हैं, उनको देख के भी मुझे काफ़ी इंस्पिरेशन मिली दैट आई शुड चूज़ दिस काइंड ऑफ फील्ड रादर देन अदर कंडीशंस। तो इसीलिए आई चूज़ कार्डियोपल्मोनरी रिहैबिलिटेशन। आपके गुरु ने इंडिया की सिचुएशन जो है ना वो बहुत पहले से ही भाप ली थी, इसीलिए आपको एडवाइस किया होगा, क्योंकि अभी ओबेसिटी, लाइफस्टाइल डिजीजेस, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, इनके केसेस डे बाय डे बढ़ते ही जा रहे हैं, Right. कम होने का नाम ही नहीं ले रहे। तो आपको क्या लगता है कि व्हाट इज एक्चुअल सिचुएशन या व्हाट इज द एक्चुअल रीजन कि लोग इतने सारे लाइफस्टाइल डिजीजेस के शिकार होते जा रहे हैं? So India is becoming a hub और capital of non-communicable diseases. Diabetes के केसेस हम देखते हैं 11.4% पॉपुलेशन इज सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज़, 15.3% पॉपुलेशन इज सफरिंग इज़ प्री डायबिटिक एंड सो मैनी पीपल जिनको पता ही नहीं है। तो सर इसके बहुत सारे कारण हैं, जैसे मैंने पहले भी बताया। एक तो हमारा पुअर डाइटरी हैबिट्स, ऑलरेडी हमारी जो स्टैंडर्ड इंडियन डाइट है उसमें कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू द प्रोटीन, एंड ड्यू टू पुअर डाइटरी हैबिट्स हम अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड, पैकेट फूड, एडिड शुगर, रिफाइंड कार्ब्स हम बहुत ज़्यादा मात्रा में कंज्यूम कर रहे हैं। तो एक्चुअली में देखा जाए तो एक तो डाइटरी हैबिट्स बहुत एक बड़ा रीज़न है। दूसरा हो गया हमारी सेडेंट्री लाइफस्टाइल। अगर सर हम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के रिपोर्ट के अनुसार बात करें या फिर लैंसेट ग्लोबल हेल्थ की रिपोर्ट के अनुसार बात करें तो लेटेस्ट आंकड़े ये बताते हैं कि 49.4% पॉपुलेशन इज़ लिविंग अ सेडेंट्री लाइफस्टाइल, मतलब इनसफिशिएंट फिजिकल एक्टिविटी की कैटेगरी में है। तो ऑलमोस्ट सर आधा भारत तो फिजिकल सेडेंट्री लाइफस्टाइल में है। दूसरा एंजाइटी, डिप्रेशन, हमारा वर्क कल्चर है कि आज हमें ये टास्क क्लियर करना है, आज ये प्रोजेक्ट है, फाइनेंशियल स्ट्रेस रहता है, हेल्थ रिलेटेड स्ट्रेस रहते हैं। तो ये तो सर एक कारण है ही, बट इसके अलावा अगर हम देखें तो वो जो सबसे प्रमुख फैक्टर है जिसके बारे में बहुत लोग बात नहीं करते हैं, रिसर्च भरी पड़ी हैं, एविडेंस भरे पड़े हैं, लेकिन जनरल पब्लिक भी अवेयर नहीं है, वो है इंडियंस की शारीरिक बनावट। बिकॉज अगर हम इंडियंस के जेनेटिक स्ट्रक्चर की बात करें तो हमको एक
नाम दिया है थिन फैट इंडियन फिनोटाइप। इसका मतलब ही यही है कि दुबले पतले दिखने वाले भारतीय भी अंदर बहुत सारा फैट लिए बैठे हैं। जैसे मैंने पहले बताया, इट इज़ नॉट विजिबल फ्रॉम आउटसाइड। तो क्या होता है, जो ओबीज है उनके लिए तो मोटिवेशन है कि मुझे वेट रिड्यूस करना है, मुझे डाइट पे काम करना है, मुझे एक्सरसाइज करनी है। लेकिन जो लोग दुबले पतले हैं उनके लिए कभी भी एक ट्रिगरिंग फैक्टर नहीं होता है कि आई शुड वर्क ऑन माई बॉडी, आई शुड डू मतलब आई शुड मॉडिफाई माई डाइट। तो ये चीज़ें नहीं मिलती हैं। लेकिन इंडिया में चाहे बच्चा हो, जवान हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे आप हमारा देखा जाए तो अंडरवेट है, आप ओवरवेट है, इवन आपका नॉर्मल वेट है, ईच एंड एवरी इंडियन रिक्वायर्स डाइटरी मॉडिफिकेशन एंड फिजिकल एक्टिविटी। बट कहाँ हो जाता है, अगर मुझे डायबिटीज़ हो गई है तो ही मैं डाइटरी चेंजेस करूँगी या एक्सरसाइज करूँगी, हाइपरटेंशन हो गया है तो ही मैं एक्सरसाइज के बारे में बात करेंगे। बट ऐसा नहीं है, ईच एंड एवरी इंडियन। इनफैक्ट अगर हम रिसर्च का देखें तो रिसर्च ये कहती हैं कि जो बेबी माँ के गर्भ में है उसी समय से ही उसकी बॉडी में फैट बहुत ज़्यादा रहता है एज़ कम्पेयर टू दी मसल मास। अब एक तो ऑलरेडी हमारी जेनेटिक स्ट्रक्चर, फिर जब बच्चा पैदा होता है तो बिकॉज ऑफ अवर डाइटरी हैबिट्स एंड सेडेंट्री लाइफस्टाइल, ये सब क्या करते हैं, उस चीज़ को और ज़्यादा बढ़ाते जाते हैं। तो इसीलिए इंडिया में केसेस बढ़ रहे हैं। एंड देयर आर सो मेनी रीजंस, जिनमें एक रीज़न हमारा शारीरिक बनावट है जो कि बहुत प्रमुख रीज़न है। डॉक्टर दिव्या, यू सेड आधा भारत आलसी हो चुका है, घर में बैठे रहता है, कुछ काम धाम नहीं करता है। तो डू यू थिंक ये मोबाइल फोन की वजह से भी ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो रहा है इन फिजियोथेरेपी स्पेशली? मोबाइल फ़ोन तो है ही सर बहुत बड़ा फैक्टर। एंड सर मैं आपको जैसे 2019 में इंडियन गवर्नमेंट ने फिट इंडिया कैंपेन स्टार्ट किया था, जिसपे उनका स्लोगन ये था कि गेट फिटर, हेल्थियर एंड हैप्पियर। फिर कोविड आ गया, तो कोविड की वजह से चीज़ें अब क्या है, हम देखते हैं कि पहले इंसान सब्जी लेने के लिए मार्केट जाता था तो वो ना करते करते भी 5 किलो का बैग लिफ्ट कर रहा है, राइट। ग्रॉसरी लेनी है तो मार्केट जा रहे हैं। बट अब तो बहुत टैगलाइन हो गया है, एवरीथिंग एज योर डोर स्टेप। तो आपको हर चीज़ जब घर के दरवाजे पे ही आके मिल रही है, आपकी शॉपिंग सारी ऑनलाइन हो रही है, तो जो एक्टिविटी हमारी थी वो भी हमारी कम होती जा रही है, ऑलमोस्ट बंद ही हो गई है। दूसरा, भले ही हम एक एआई के ज़माने में है, हम ऑटोमेशन के ज़माने में है, बट ईच एंड एवरी पर्सन, चाहे वो आप हो, मैं हूँ, सभी लोग हों, इवन स्कूल गोइंग किड्स भी जो हैं वो भी अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय लैपटॉप, डेस्कटॉप पे बिता रहे हैं। प्रोजेक्ट भी सर मोबाइल पे आ रहे हैं। तो कोई कुछ ना करना भी चाहे तो भी कहीं ना कहीं हम ना रिस्ट्रिक्टेड हो रहे हैं कि हमारी एक्टिविटी मोबाइल से ही स्टार्ट होती है और मोबाइल पे ही ख़त्म होती है। तो अब आप कितना बदल सकते हो? तो ये चीज़ है कि मतलब मुझे ऐसा लगता है ये तो एक जनरल अवेयरनेस स्टार्ट हो जानी चाहिए, हो भी रही है, बट कितना लोग इम्प्लीमेंट करते हैं उस पर डिपेंड करता है। मेरा फ्रेंड है, उसकी वाइफ जब प्रेग्नेंट थी ना, तो उसने क्या किया कि बच्चे को कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ देने के लिए उसने उसकी वाइफ को म्यूजिक सुनाता था पूरे दिन भर, क्लासिकल म्यूजिक। यस। उस समय में वो प्रेग्नेंट थी। जब वो बच्चा पैदा हुआ ना, उसके बाद केवल 4-5 साल का हुआ ना, तब उसने नेशनल लेवल के जो म्यूजिकल इवेंट्स होते हैं, म्यूजिक के या गाने के इवेंट, वोकल एंड म्यूजिकल इवेंट्स, सारे सारे टॉप रैंक से जीते। ओके, एट द एज ऑफ 5। एट द एज ऑफ 5, क्योंकि उसने जब वो प्रेग्नेंट थी ना, तब उसको म्यूजिक बहुत सुनाया था, क्लासिकल म्यूजिक। और इवन वो बड़े बड़े जो होते हैं ना, जैसे आचार्य भीमसेन या इस तरह के, मतलब काफ़ी बड़े बड़े जो विशारद होते हैं, वो जब बजा रहे थे तो उनका पॉइंट आउट करके बोला कि आप ये जो बजा रहे हो ना, ये आप जो राग बजा रहे हो वो बजाने की कोशिश कर रहे हो, आप बजा नहीं पा रहे हो, गलत बजा रहे तो हैं। वो बोले यार 5 साल का बच्चा, हाउ ही इज कैपेबल ऑफ फाइंडिंग आउट सच प्रॉब्लम्स। तो डॉक्टर दिव्या, यू सेड कि जन्म के पहले, अरे यार बच्चा तो पैदा भी नहीं हुआ अभी, तो उसको कैसे लाइफस्टाइल डिजीजेस हो सकती है? लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीजेस ऐसा नहीं है, जैसे मैंने पहले तो बताया कि हमारी जेनेटिक संरचना है, वी कैन नॉट डू, हम 1-2 दिन में, महीनों, सालों में हम अपनी जेनेटिक संरचना नहीं बदल सकते हैं। अब चूंकि ये चीज़ है जो पीढ़ी दर पीढ़ी इवोल्यूशन से हम में आती जा रही है, बट मैंने जैसे बोला अवेयरनेस के बारे में कि वी कैन नॉट चेंज अवर जेनेटिक स्ट्रक्चर, बट हम क्या कर सकते हैं, वी कैन चेंज अवर लाइफ स्टाइल। दैट्स वाई हम बार बार नाम ही दे रहे हैं लाइफ स्टाइल रिलेटेड डिजीजेस। और हम कह सकते थे इनको कि मेटाबॉलिक डिजीजेस हैं, डायबिटीज़, हम अलग अलग कैटेगरी में रख सकते हैं। लेकिन ये हमारी पुअर डाइटरी हैबिट्स, हमारी लाइफ स्टाइल, यूज़ ऑफ मोबाइल, एक्सट्रीम मोबाइल, लैपटॉप, स्क्रीन, सर जैसे मैंने पहले बताया कि अब हमारी जेनेटिक संरचना ही ऐसी है कि फैट डिपोजिशन माँ के गर्भ में पल रहे बच्चे में शुरू हो जाता है बिकॉज ऑफ अवर
इवोल्यूशन से ये सब चीज़ें चली आ रही हैं, बट वी कैन नॉट चेंज अवर जेनेटिक स्ट्रक्चर। 1-2 महीनों सालों में हम नहीं बदल सकते हैं, बट वी कैन डू वन थिंग कि हम अगर मदर हेल्दी है तो डेफिनेटली बच्चा हेल्दी होगा। तो इसीलिए जब मदर इज़ प्रेग्नेंट उसी समय ही अगर हम कुछ प्रिकॉशंस, डाइट पे हम फोकस करें, हम एक्सरसाइज पे फोकस करें, हम लाइफस्टाइल पे फोकस करें, तो इन चीज़ों को हम चेंज कर सकते हैं, काफ़ी हद तक रिड्यूस कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे ही बच्चे का बर्थ हो रहा है, बच्चा धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, तो अब जैसे हम देखते हैं कि घरों में मोबाइल टाइम बढ़ रहा है, बच्चों का भी बढ़ रहा Screen है। time, yes. तो स्क्रीन टाइम को हम घटाने के लिए, मुझे सर, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि गवर्नमेंट को ही कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें, जैसे एक टाइम पे था HIV के लिए अवेयरनेस चल रही थी, एक टाइम पे था पोलियो के लिए कितने नुक्कड़ नाटक और कितने सारे अवेयरनेस ऐड के माध्यम से हम देखते थे, टीवी पे भी ऐड आते थे। तो सर अब चूंकि इंडिया इज़ बिकमिंग कैपिटल ऑफ लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीजेस, तो कुछ ऐसे हमको कदम उठाने चाहिए जिसमें बच्चों पे, इवन स्कूल लेवल पे ही, उनके करिकुलम में, उनके सिलेबस में कुछ हम ऐसा पार्ट डाल दें कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ करिकुलम का हिस्सा है इसीलिए एक्सरसाइज करानी है, इसीलिए योगा कराना है, या सिर्फ पढ़ाना है इसलिए हम संतुलित आहार की बात करेंगे। उनको, अगर बच्चों को ही ये पता चल जाए कि हमारे शारीरिक बनावट कैसी है, हमारी लाइफस्टाइल आगे की कैसी है, तो उनको बार बार अगर ये फीड डालते रहेंगे, इवन 5th क्लास के बच्चे काफ़ी अच्छा समझते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम ये चीज़ स्कूल लेवल से स्टार्ट करेंगे तो अब जो आगे आने वाली जो जनरेशन है उनमें हम काफ़ी हद तक इस चीज़ को क्योर कर सकते हैं। एक बार डॉक्टर दिव्या, मैं एक पॉडकास्ट देख रहा था, इट वाज फ्रॉम पाकिस्तानी साइकोलॉजिस्ट, तो उसने एक बहुत अच्छी बात बोली थी। अच्छी बात को हमेशा प्रेज करना चाहिए, चाहे वो पाकिस्तान से है चाहे इंडिया से है, इट डजंट मैटर, बट अच्छी बात होती है। तो उसने एक बहुत अच्छी बात क्या बोली थी पता है? बच्चे मोबाइल फ़ोन तब उठाते हैं जब उनके पास करने को कुछ नहीं होता है, सबसे लास्ट में मोबाइल फ़ोन उठाते हैं। हमारे यहाँ पर इंडिया में क्या होता है, हम सबसे पहले मोबाइल फ़ोन पकड़ा देते हैं ताकि वो बैठा रहे शांति से, हम लोग हमारा काम करने दें। अगर उनके साथ खेलने को कोई मिले, कुछ हो, तो डेफिनेटली वो कर सकते हैं। तो इस तरह के पेरेंट्स को डॉक्टर दिव्या आप क्या कहना चाहेंगे? सर, स्क्रीन टाइम कम करना नहीं है मेन कारण, मेन हमारा जो फोकस होना चाहिए वो स्क्रीन से बच्चों को दूर रखना ही है, क्योंकि एक टाइम के बाद में वो अपने एजुकेशन के लिए, अपनी स्टडी के लिए कहीं ना कहीं उनको स्क्रीन की ज़रूरत पड़नी है, उसके लिए हम उनको रोक नहीं सकते। बट व्हाट वी कैन डू कि हम फ्रॉम बिगनिंग ही, बच्चा जब 1.5-2 साल का हो रहा है तब से ही हम चाहें तो कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे अगर आप देखें तो आजकल घरों में भी हम हार्नेस सिस्टम लगे होते हैं, बच्चों को हैंगिंग की प्रैक्टिस कराना, जिम्नास्टिक एक्टिविटीज़ में हम बच्चों को इन्वॉल्व कर सकते हैं, साइकिलिंग हुआ, स्विमिंग हुआ, और सिर्फ कंपटीशन पर्पस से नहीं कि हमें उनको आगे जाके किसी स्पोर्ट्स का हिस्सा बनाना है। अक्सर पेरेंट्स में एक कंपटीशन होता है, मुझे मेरे बच्चों को स्विमिंग में डालना है, मुझे मेरे बच्चों को जूडो कराटे या मार्शल आर्ट सिखाना है। नहीं, अगर हम इसको एज अ फिटनेस के तौर पे भी देखें तो वो चीज़ें लाइफ लॉन्ग, एक लॉन्ग टर्म सिनेरियो में चलती हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि फ्रॉम चाइल्डहुड ही, तो पहली चीज़ तो मैंने जो बताई कि स्कूल से ही उनकी फीडिंग उनके स्टडी में और दिमाग में भरना चाहिए कि नहीं, आपका जो फिटनेस लेवल हमें इंक्रीज़ करना है जस्ट टू प्रिवेंट ऑल दीज, ये सब बीमारियां भविष्य में आजकल इंडिया में बढ़ रही हैं, तो उसके लिए स्कूल से एक फीड आ जाए उनके दिमाग में, पहली चीज़ ये। दूसरा, आपको एक्टिविटीज़ जैसे मैंने बोला, साइकिलिंग हुआ, स्विमिंग हुआ, रनिंग हुआ, जॉगिंग हुआ, दे आर सो मैनी प्लेफुल एक्टिविटीज़ जिसमें आप इंडोर एक्टिविटीज़ भी ले सकते हैं, क्योंकि जैसे हम देखते हैं ना बैठ के जो बच्चे खेलते हैं, एक टाइम पे था बच्चे लंगड़ी बहुत खेलते थे, रस्सी कूदना, जैसे मैंने तो बहुत खेली है लंगड़ी वगैरह, रस्सी कूदना, इवन सितौलिया, जिसमें आप फोकस वाला काम भी कर रहे हैं, साथ में आप रनिंग भी कर रहे हैं, आप चेजिंग भी कर रहे हैं। तो इस तरह की एक्टिविटीज़, प्लेफुल एक्टिविटीज़। तो आपको मोबाइल तो हटाना ही पड़ेगा। आप सोच रहे हैं कि बच्चे को थोड़ी देर के लिए मोबाइल दे दें, तो नहीं, इट विल एंड अप कि आप कहीं ना कहीं बच्चे को भी लत लगने लगती है। तो इसीलिए पहली चीज़ तो यू हैव टू रिमूव मोबाइल, आप बिल्कुल उसको साइड में रख दो, एंड देन इन्वॉल्व इन सो मैनी अदर फिजिकल एक्टिविटीज़, प्लेफुल एक्टिविटीज़, जिसमें आपका ब्रेन भी शार्प हो। जैसे लूडो हुआ, सांप सीढ़ी हुई, आप ये सब चीज़ें खेलते हैं, ये सब चीज़ें, आप लूडो क्या हो गया है, मोबाइल लूडो वाला कन्वर्ट हो गया है। तो उस चीज़ों को हमको हटा के फिजिकल, जिसमें हम मेंटल स्ट्रेंथ को भी इंक्रीज कर रहे हैं और फिजिकल स्ट्रेंथ को भी इंक्रीज कर रहे हैं। दिस इज़ ग्रेट मोटिवेशन फॉर आवर टीनेजर्स एंड जो स्कूल गोइंग बच्चे हैं उनके लिए बहुत अच्छा मोटिवेशन है। एक मेरी फ्रेंड है फ्रॉम स्कॉटलैंड, तो वो बताती है कई बार कि हमारे यूरोप में तो बच्चों को फिजिकल एक्टिविटीज़ में डालते ही डालते हैं। आपके इंडिया में इतना फिजिकल एक्टिविटी में बच्चों को इंडल्ज नहीं करते जितना हमारे यहाँ पर करते हैं। तो मैं देखता हूँ कई बार कि
काफ़ी हद तक उसकी बात सही भी है। डॉक्टर दिव्या, ये बात तो हुई हमारी लाइफस्टाइल डिजीजेस होने की या उससे बचने की। अगर एक बार किसी को कोई लाइफस्टाइल डिजीज हो जाए तो उसको क्या करना चाहिए? सर, इफ़ द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीजेज, जैसे मैंने बताया आपको, हमने काफ़ी सारे नाम लिए। मेटाबॉलिक में अगर हम चले जाएं तो डायबिटीज़ हुआ, देन अगर हम ओबेसिटी इज ऑल्सो मेटाबॉलिक कंडीशन, कार्डियोवैस्कुलर में भी हमने काफ़ी सारे नाम लिए। तो इफ़ अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीजेज या फिर नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज, तो हमको हमेशा एक होलिस्टिक अप्रोच लेके चलना चाहिए। बीइंग अ फिजियोथेरेपिस्ट, मैं ये नहीं कह सकती कि आप सिर्फ फिजियोथेरेपी एक्सरसाइजेज कर लीजिए तो आपको एकदम मैजिकल रिजल्ट मिल जाएंगे। केवल डाइट से आपको मैजिकल रिजल्ट नहीं मिलेंगे, या फिर केवल और केवल मेडिसिन जो हम रहती हैं उनसे हम बहुत रिमार्केबल रिजल्ट नहीं ले सकते। तो अगर हम चाहते हैं कि रूट कॉज ख़त्म करना, तो हमको एक होलिस्टिक अप्रोच लेनी पड़ेगी, जिसमें हमारी मेडिसिन हुआ, डाइट हुआ, फिजियोथेरेपी, हमको सब कुछ इन्वॉल्व करना पड़ेगा। बट पर्टिकुलरली हम अगर फिजियोथेरेपी या फिटनेस रिलेटेड, एक्सरसाइज रिलेटेड बात करें, तो सर 1969 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक वर्ड अडेप्ट किया था, एंड द वर्ड इज़ एक्सरसाइज प्रिस्क्रिप्शन। और इसको आधिकारिक तौर पे लागू किया था, उन्होंने अडॉप्ट किया था। तो हम देखते हैं मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन हमने बहुत सुना है, मेडिसिन प्रिस्क्रिप्शन हमने बहुत सुना है, तो एक्सरसाइज प्रिस्क्रिप्शन इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इन क्योरिंग द डिजीजेज, जिसमें बहुत क्लियरली मेंशन है कि एक्सरसाइज इज इक्वल टू मेडिसिन। ना ऐसा है कि एक्सरसाइज सुपीरियर है, ना ऐसा है कि केवल और केवल मेडिसिन विल गिव यू रिजल्ट। तो बोथ आर इक्वल। तो डेफिनेटली वी कैन क्योर सो मैनी डिजीजेज विद द फिजियोथेरेपी, विद द एक्सरसाइजेज। बट आई ऑलवेज टेल माई स्टूडेंट्स, माई पेशेंट, कि जब भी आप एक्सरसाइज प्रिस्क्रिप्शन कर रहे हैं तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इंडिविजुअलाइज प्रोग्राम करें। इंडिविजुअलाइज प्रोग्राम इसीलिए क्योंकि हर डिजीज़ का इम्पैक्ट हर एक पर्सन की बॉडी में अलग अलग होता है। हर किसी की देखा जाए तो मोटापा अलग अलग कैटेगरी में रहेगा, डायबिटीज़ किसी का एकदम कंट्रोल है तो किसी के लिए क्रॉनिक डायबिटिक कंडीशन है, बहुत ज़्यादा इरेगुलर ब्लड शुगर लेवल है। हाइपरटेंशन की बात करें तो कोई हो सकता है जो प्री हाइपरटेंसिव हुआ, कई लोग होते हैं जो सीवियर हाइपरटेंसिव है, हाई ब्लड प्रेशर है। तो इसीलिए वी शुड मेक इंडिविजुअलाइज प्रोग्राम, हर किसी पेशेंट के लिए अलग अलग एक्सरसाइज प्रोग्राम होना चाहिए। डॉक्टर दिव्या, आपने बोला एक्सरसाइज प्रिस्क्रिप्शन। अच्छा, मैं इसको आम भाषा में समझाता हूँ कि एक डायबिटीज़ का पेशेंट, हाई ब्लड शुगर का पेशेंट गया डॉक्टर के पास। डॉक्टर उसको कुछ मेडिसिन लिखता है, नीचे कुछ खाना पीना आपको परहेज करना, ये परहेज करना, ये नहीं करना है, और एक लाइन लिखता है एक्सरसाइज करना है। ठीक है, व्यायाम करना है, व्यायाम, नियमित व्यायाम करें। नियमित व्यायाम। अब वो पेशेंट क्या करता है पता है? उल्टा करता है। उसको नियमित व्यायाम पहले चालू करना चाहिए, देन ही हैज़ टू स्टार्टेड फोकसिंग ऑन डाइट, और उसके साथ में मेडिसिन को। वो सोचता है कि यार डॉक्टर ने तो मेडिसिन लिखी, मतलब उसने तो जादू का छड़ी दे दी हमको, उसी से मैं ठीक हो जाने वाला हूँ। ये तो सब फालतू वैसे ही डॉक्टर ने पर्चा भरने के लिए लिख दिया होगा। लिटरली दिस इज हैपनिंग। आई हैव सीन मैनी प्रिस्क्रिप्शंस जिनको लोग पढ़ते हैं और बोलते हैं डॉक्टर साहब देखो कितनी बढ़िया दवाई लिखी है, ये लिखा वो लिखा। मतलब मैं बोलता हूँ यार ऐसा नहीं है, उन्होंने जो नीचे लिखा उसको भी उतना ही इक्वल वेटेज दो आप, पर नहीं देते। तो राइट टर्म है एक्सरसाइज प्रिस्क्रिप्शन। ये मैं मतलब सबको एडवाइस करना चाहूँगा कि इसके ऊपर ज़रूर से फोकस करें। हमारे जब हम लोग एक्टिविटी करते हैं, जब हमारी मसल एक्शन में होती है, तब ग्लूट ट्रांसपोर्टर होते हैं जो आपके सीरम से या ब्लड से ग्लूकोज को लेके मसल्स में डाल देते हैं, तो आपका ब्लड में शुगर लेवल कम हो गया, सिंपल। तो डॉक्टर दिव्या, ऐसी कौन से सेट ऑफ एक्सरसाइजेज हैं जिससे आप डायबिटीज़ को बहुत अच्छे से कंट्रोल कर सकते हो या बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हो? तो सर, अगर हम पर्टिकुलरली डायबिटीज़ को लेके बात करें तो जैसे मैंने कहा कि एवरी इंडिविजुअल नीड्स इंडिविजुअलाइज एक्सरसाइज प्रोग्राम। तो लेकिन एक चीज़ जो मैं जनरलाइज बोलती हूँ कि आंख बंद करके सभी को पालन कर लेना चाहिए। आप हो, मैं हूँ, डायबिटीज़ से सफ़र कर रहे हैं, हाइपरटेंशन से सफ़र कर रहे हैं, एंजाइटी, स्ट्रेस, ओबेसिटी, एनीथिंग। तो एक चीज़ जो हम सभी को पालन करनी चाहिए वो है आपका माइंड बॉडी एक्टिविटीज़, माइंडफुल एक्टिविटीज़, जिसमें आप अगर हम देखें तो योग आ जाता है, मेडिटेशन हुआ, ब्रीदिंग एक्सरसाइज बहुत ही मैजिकल रिजल्ट देते हैं। देन लाइट इंटेंसिटी एक्सरसाइज, जैसे कि हमारा रिलैक्स वॉकिंग, रिलैक्स जॉगिंग, एफर्टलेस स्विमिंग हो गया, बिल्कुल एकदम चिल मोड में आप ट्रेडमिल पे वॉक कर रहे हैं या फिर आप साइकिलिंग कर रहे हैं। तो ये जो लाइट इंटेंसिटी एक्टिविटीज़ हैं ये सभी के लिए एप्लीकेबल है। अब क्या होता है, व्हेन यू डू एनी काइंड ऑफ माइंडफुल एक्टिविटीज़ तो आपकी ब्रेन बड़े प्यारे प्यारे से न्यूरोट्रांसमीटर हार्मोन रिलीज़ करता है, जैसे मैं अगर नाम लूँ तो गाबा हुआ, सेरोटोनिन हुआ, देन
आपका एंडोर्फिन हुआ, Endorphins. डोपामिन हुआ, ये सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज होते हैं। तो अब जैसे हम डोपामिन की बात करें तो डोपामिन इज बेसिकली अ मोटिवेटिंग हार्मोन, रिवॉर्ड सिस्टम का काम करता है। सेरोटोनिन हैप्पी हार्मोन। देन हम लें तो एंडोर्फिन नेचुरल पेन रिलीविंग फैक्टर है। तो जब हम माइंडफुल एक्टिविटी करते हैं तो ये सब चीज़ें क्या करती हैं, और स्पेशली आई एडवाइस डू इन द मॉर्निंग, क्योंकि जब भी आप सुबह सो के उठते हैं तो हमारी बॉडी की नेचुरल फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म होती है विच इज़ नॉट एबनॉर्मल। ये नॉर्मल है कि कॉर्टिसोल का लेवल इंक्रीज होता है। और कॉर्टिसोल को क्या हो रहा है आज के टाइम में बड़ा नेगेटिवली पोर्ट्रे किया जा रहा है कि योर रिंकल इज़ बिकॉज ऑफ कॉर्टिसोल, आपकी बेली फैट इज़ बिकॉज ऑफ कॉर्टिसोल, आपके पिगमेंटेशन इज़ बिकॉज ऑफ कॉर्टिसोल। तो कॉर्टिसोल हमेशा बहुत नेचुरल अमाउंट में जो रिलीज़ हो रहा है वो बॉडी की रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी के लिए ज़रूरी होता है। व्हेन यू टेक टू मच ऑफ स्ट्रेस एंड एनजाइटी, आप बहुत ज़्यादा लाइक शुगर लेवल भी बढ़ा हुआ है, तो ये क्या होता है, इसका पूरे दिन भर इसका एलिवेशन ये रेज्ड रहता है। तो जब आप किसी भी तरह की माइंडफुल एक्टिविटी मॉर्निंग में करते हैं तो कॉर्टिसोल का लेवल जो होता है वो धीरे धीरे रिड्यूस होता है। तो आप काम होते हैं, आप रिलैक्स होते हैं, यू कैन फोकस। अब कॉर्टिसोल का एक काम ये भी है कि आपकी हार्ट रेट भी बढ़ाता है, आपके ब्लड शुगर लेवल को भी बढ़ाता है। तो व्हेन यू डू एनी काइंड ऑफ माइंडफुल एक्टिविटी इन द मॉर्निंग तो आपके ब्लड शुगर लेवल को रिड्यूस कर रहा है, जिसमें आपने बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करी है, आपने बहुत रिलैक्स माइंडफुल एक्टिविटीज़ करी हैं। फिर अगर हम जाएँ तो माइल्ड टू मॉडरेट टू हाई इंटेंसिटी वर्कआउट। बट येस, अगर हम डायबिटीज़ पर्टिकुलर जैसे आपने सवाल किया, तो डायबिटीज़ के लिए जो मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज है जिसमें हम थोड़ा सा स्पीड में हम रनिंग कर सकते हैं, जॉगिंग स्पीड में कर सकते हैं, साइकिलिंग हुआ, वी कैन लिफ्ट वेट, हम वेट ट्रेनिंग स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, अक्सर लोग ये सोचते हैं डायबिटिक पेशेंट कि हम तो 30 मिनट का वॉक मॉर्निंग में कर रहे हैं, विच इज़ गुड, वेरी गुड, आप बहुत अच्छे से एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप अपने हेल्थ के लिए आप काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटेड हैं, दैट्स वाई यू आर डूइंग वॉकिंग। बट वॉकिंग इज़ नॉट इनफ, स्पेशली आप अगर सोच रहे हैं कि आपने मॉर्निंग में एक बार वॉकिंग कर लिया। अगर डायबिटीज़ है तो हमारा दिन में कई बार ऐसा होता है जब ब्लड शुगर लेवल रेज्ड होता है, स्पेशली आफ्टर मील, जिसे हम पोस्ट प्राइंडियल ब्लड शुगर लेवल भी कहते हैं। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू परफॉर्म एक्सरसाइज स्नैकिंग। आप जब भी कुछ खा रहे हो उसके 5-10 मिनट पहले या 5-10 मिनट बाद में लाइट एक्टिविटीज़ कर लीजिए। इवन आप चाहें तो हाफ kg के वेट भी लिफ्ट कर सकते हैं, आप खुद की बॉडी का वेट लेके एक्सरसाइज कर सकते हैं, जैसे हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी कहते हैं, लेकिन हल्का फुल्का, जिसमें आपको बहुत मेहनत नहीं करनी है, आप ये कर सकते हैं। देन जब आपको और हम एडवांस लेवल पे जाएं तो हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की, जिसमें हम हाई इंटेंसिटी वर्कआउट, बट ऑलवेज आई एडवाइस कि आप इसको इंडिविजुअलाइज करिए, क्योंकि इफ़ अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम रेज ब्लड शुगर, बहुत ही इरेगुलर ब्लड शुगर लेवल है, हाईली इंक्रीज्ड है, तो अक्सर ये जो पेशेंट होते हैं उनमें हम डायबिटिक रेटिनोपैथी की कंडीशन देखते हैं। तो क्या होता है, अगर आप सडनली बहुत ज़्यादा वेट लिफ्टिंग, आप मोटिवेट हो गए, आपने वीडियो देख लिए, आपने रील्स देख लिए और आप जिम चले गए और आप वहाँ पे हैवी वेट लिफ्ट कर रहे हैं, तो उससे क्या होता है, तो जो हमारी रेटिना में जो ब्लड वेसल्स होती हैं, धमनियाँ होती हैं, उनके डैमेज होने की पॉसिबिलिटी होती है। तो इसीलिए हैवी वेट लिफ्टिंग एकदम से हर किसी को स्टार्ट नहीं करना है। माइंडफुल एक्टिविटी, मॉडरेट एक्टिविटी आप करिए, अगेन आप कंसल्ट कीजिए। देन यू कैन डू हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज, उसमें भी आपको जाना चाहिए प्रोग्रेसिव रेजिस्टेड एक्सरसाइज के थ्रू। पहले आप कम वेट उठाइए, देन यू कैन डू सर्किट ट्रेनिंग, आप 10 रिपीटिशन कीजिए, स्लोली आप 10 रिपीटिशन के 2 सर्किट्स ले लीजिए, एंड देन आप इस चीज़ में, तो बेसिकली प्रोग्रेस ग्रेजुअली, एकदम से हमको जंप नहीं करना है, क्योंकि आप चाहते हैं कि लॉन्ग टाइम आपको रिजल्ट मिले डायबिटीज़ के लिए, एक्सरसाइज के लिए, तो आपको रेगुलर बेसिस में करिए एंड स्लोली प्रोग्रेस करिए। आपने डॉक्टर दिव्या एक वर्ड बोला, एक्सरसाइज स्नैकिंग। अब पुराने ज़माने में एक बात कही जाती थी, वॉक अ माइल आफ्टर अ मील। तो उस समय में ये डिक्टम ऐसा इसलिए बनाया था, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, कि उस समय में क्या है, गांव बहुत छोटे छोटे होते थे, एक मील में तो गांव ही खत्म हो जाता था। तो इसीलिए शायद उस समय में बोला कि यार आप वो एक मील ही चलो, खाने के बाद में ज़्यादा मत चलो, तो पता चला शेर वेर आ गया तो आपको खा जाएगा। तो ये चीज़ हो सकती है, तो इसीलिए उस समय में ये कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ होगा कि वॉक अ माइल आफ्टर मील। लेकिन आपने बोला एक्सरसाइज स्नैकिंग्स, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप खाने के बाद माइल्ड एक्सरसाइजेस कर सकते हो, जैसा कि काफ़ी योगासन्स भी हैं, जो कि हम लोग योग भी हैं, योगासन भी हैं, वो भी हम लोग खाने के बाद कर सकते हैं। जैसे आई थिंक वज्रासन इज़ वन ऑफ देम, माइल्ड स्ट्रेंथ ट्रेनिंग यू सेड। तो डेफिनेटली इट इज़ हेल्पफुल फॉर ऑल द डायबिटिक पेशेंट्स। और डॉक्टर दिव्या, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि डायबिटिक्स को एक्चुअली किस तरह से अपने आप को मैनेज करना चाहिए।
अब नेक्स्ट ये था कि आपका जो थीसिस टॉपिक था, एज आई रिमेंबर, वो हाइपरटेंशन पे था। तो हाउ हाइपरटेंशन मैनेजमेंट इज रिलेटेड टू फिजियोथेरेपी? तो पहली चीज़ तो ये कि जनरल पब्लिक थोड़ा सा, अगर मुझे उच्च रक्तचाप है, मेरा बीपी बढ़ा हुआ है, तो मुझे कसरत मैं नहीं करूँ ज़्यादा, तो मैं हल्का फुल्का चल लेता हूँ, वॉक कर लेता हूँ, टहल लेता हूँ, ये माना जाता है। अक्सर हम लोगों से यही सुनते हैं। लेकिन देखा जाए तो एरोबिक एक्सरसाइज हुई, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हुई, ये सभी बहुत ही रिमार्केबल रिजल्ट देते हैं हमारे ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करने में। तो देर इज़ अ टर्म विच इज़ कॉल्ड post exercise hypotension. So sir, there is a term which is called post exercise hypotension. इसका मतलब यही है कि एक्सरसाइज करने के बाद में हमारा ब्लड प्रेशर रिड्यूस होता है। और इसके पीछे की वजह ये है कि जब भी हम एक्सरसाइज करते हैं तो इनिशियली 5-10 मिनट तक तो हमारा ब्लड बीपी भी बढ़ेगा, हमारा हार्ट रेट भी बढ़ेगी, रेस्पिरेटरी रेट भी बढ़ेगी, कॉर्टिसोल लेवल सडनली जब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं तो ये इंक्रीज होता है। दैट्स वाई यहाँ मेन रोल आता है वार्म अप एंड कूल डाउन का। देन वेन एवर वी स्टार्ट एक्सरसाइज, तो एक्सरसाइज करने के बाद में जब हमारा हार्ट रेट बढ़ा, हार्ट की फंक्शनिंग एक्टिविटी बढ़ी, क्योंकि वी आर डूइंग अपर लिम एक्सरसाइज, लोअर लिम एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो हर जगह ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बढ़ती है। एंड ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए ब्लड फ्लो इन सब जगह पे परफ्यूजन इंक्रीज हो जाता है, ब्लड परफ्यूजन इंक्रीज होगा। तो जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो परफ्यूजन इंक्रीज हुआ, परफ्यूजन इंक्रीज होने के बाद में ब्लड फ्लो सभी जगह मसल्स में पहुंचा। तो उसकी वजह से देखा जाए तो एक साइकिल डेवलप होती है जो कि कहीं ना कहीं एक्सरसाइज के बाद में, एंड इट इज़ नॉट अ वन डे प्रोसेस, जब हम रेगुलर बेसिस पे करते हैं तो हमारा बीपी रिड्यूस होने लगता है। एंड सर देयर इज़ अ टर्म विच इज़ कॉल्ड एंडोथेलियल डिसफंक्शन, जो हम ओबेसिटी में देखते हैं, हाइपरटेंशन में भी देखते हैं, हम डायबिटीज़ में भी देखते हैं। तो एक्सरसाइज इज़ अ give remarkable result because एंडोथेलियल डिस्फंक्शन को ये क्योर करती है, क्योंकि देयर इज अ टर्म विच इज़ कॉल्ड नाइट्रिक ऑक्साइड, जो कि पोटेंट वैसोडाइलेटर है। तो जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो नेचुरली हमारा नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज होती है। अब चूंकि बीपी है, ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, हम जानते हैं आर्टीरियल थिकनिंग होने लगती है, हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं वो कड़क होने लगती हैं। तो नाइट्रिक ऑक्साइड क्या होता है, इसकी मात्रा भी कम होने लगती है। तो मसल्स क्या है, हमारी ब्लड वेसल संकुचित हो जाती हैं, जिसकी वजह से हम और देखते हैं बीपी बढ़ रहा है। बट व्हेन वी डू एक्सरसाइज और हम प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन के साथ में, प्रॉपर वार्म अप एंड कूल डाउन के साथ में जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो नाइट्रिक ऑक्साइड का अमाउंट बढ़ता है, जिससे ब्लड वेसल्स और रिलैक्स होंगी, वेसोडाइलेट होंगी, एंड वी आर डूइंग एक्सरसाइज, सभी जगह पे ब्लड परफ्यूजन हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ब्लड प्रेशर रिड्यूस होने लगता है। एंड व्हेन वी डू इन अ डेली बेसिस तो ये एक साइकिल के फॉर्म में बन जाता है, बॉडी अडेप्ट हो जाती है, और फिर हम देखते हैं कि धीरे धीरे जो हमारा जो रेस्टिंग बीपी भी जो बढ़ा हुआ होता है हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट में, वो भी रिड्यूस होने लगता है। सो देयर आर सो मेनी अदर रीजंस, कॉर्टिसोल का भी रीजन आ जाता है। देन हम देखते हैं न्यूरोट्रांसमीटर, तो न्यूरोट्रांसमीटर भी आपकी बॉडी को रिलैक्स कर रहे हैं, आप वो काम कर रहे हैं, तो वो हमारी ब्लड वेसल्स पे भी काम करते हैं, उसकी वजह से भी बीपी रिड्यूस होता है। तो सिर्फ एक मैकेनिज्म वर्क नहीं करती जब हम एक्सरसाइज करते हैं, हमारा ब्रेन भी एक्टिव होता है, हमारी मसल्स भी एक्टिव होती हैं, हमारी ब्लड वेसल्स भी एक्टिव होती हैं, तो एवरीथिंग वर्क टुगेदर, एंड देन एक्सरसाइज की वजह से हमें काफ़ी अच्छा बीपी रिडक्शन देखने को मिलता है। ग्रेट एक्सप्लेनेशन डॉक्टर दिव्या। आपने बताया था कूल डाउन। हमारे योगा में अगर इंडियन साइंस की बात करें, इंडियन साइंस में योगासन योग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो योग में एक आसन होता है शवासन, सबका फेवरेट, लेकिन कोई नहीं करता। बिलीव मी, आप बैडमिंटन खेल के आओगे, आप एरोबिक्स करके आओगे, आप टेनिस खेल के आओगे, आप क्रिकेट खेल के आओगे, उसके बाद में आपको शवासन करना चाहिए, रिलैक्सिंग या कूल डाउन होना चाहिए, नहीं करते। जैसे ही खेल के बाहर निकलते तुरंत अपनी गाड़ी लेके भागना चालू कर देते। यही रीज़न होता है कई बार सडन डेथ्स का भी। तो आपने बताया कि एक्सरसाइज हाइपोटेंशन, पोस्ट एक्सरसाइज हाइपोटेंशन, तो दैट माइट बी द रीज़न पॉसिबली। यू सेड कि डॉक्टर दिव्या, यू सेड कूलिंग डाउन, तो एक्सरसाइज के बाद में या कुछ गेम्स खेलने के बाद में, लाइक टेनिस खेलो, बैडमिंटन खेलो, स्पोर्ट्स खेलो, कुछ भी करो, उसके बाद में कूलिंग डाउन होना चाहिए। और अगर इंडियन साइंस की बात करें, योगा साइंस, तो उसके अंदर में भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और एक सबका फेवरेट आसन होता है, दैट इज शवासन। तो करने की एडवाइस सबको देना चाहिए, सबको करना भी चाहिए, सबको पसंद भी आता है, पर ज़्यादातर लोग नहीं करते, यहीं पर गलती करते। और कई बार सडन डेथ के केसेस भी मिलते हैं कि स्पोर्ट्स खेलने के बाद गया या फिर
घर पे पहुंचा, सीधा ड्राइव करके निकल गए, तो उस समय में डेथ हो गई। ऐसा भी बहुत सारे सुनने को मिलता है। तो कूलिंग डाउन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एक इंपॉर्टेंट टर्म आता है रिक्रिएशनल एक्टिविटी। जब भी फिजियोथेरेपी की बात होती है तब दो तरह की एक्सरसाइज की बात होती है, एक तो रिक्रिएशनल एक्टिविटी और एक वो एक्सरसाइजेज जो हम लोग काउंटिंग के साथ करते हैं, एक दो, जैसे डंबल उठाए, एक दो डंबल उठाए, लाइक वाइज। और रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ लाइक कि आपने एरोबिक्स किया या जुम्बा किया या इस तरह की एक्सरसाइज की जिसमें आप एकदम भूल गए कि पहले क्या हो रहा है, बाद में क्या हो रहा है, आप उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में आ गए। तो विच इज़ बेटर टू मैनेज लाइफस्टाइल डिजीजेज? सर, लाइफस्टाइल डिजीजेज मैनेजमेंट के लिए फिजिकल एक्टिविटी ही इम्पॉर्टेंट है। फिर चाहे वो माइंडफुल एक्टिविटी हो, चाहे वो रिक्रिएशनल एक्टिविटी हो, चाहे वो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हो, चाहे वो वेट ट्रेनिंग हो, एरोबिक्स हो। बट येस, ये डिपेंड करता है आप किस समय पे और किसको क्या पसंद है, क्योंकि हर एक इंसान जिम नहीं जा सकता है, हर एक पर्सन वेट ट्रेनिंग किसी किसी को नहीं पसंद आती है। तो इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ एक्टिविटीज़, फिजिकल एक्टिविटी। अब आप उसमें चूज़ करिए कि आपको क्या करना है। अगर हम रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ की बात करें तो इसमें हमारी प्लेफुल एक्टिविटीज़ भी आ जाती हैं। डांस हो गया, एरोबिक्स हो गया, जुम्बा हो गया। देन हम काफ़ी सारी जो हमारी प्लेफुल एक्टिविटीज़ जो हम स्पोर्ट्स लेते हैं, रस्सी कूदना हुआ, लंगड़ी हुआ, ये सभी हमारी रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ का हिस्सा है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये आपके फोकस कंसंट्रेशन को, क्योंकि आप फुल बॉडी मूवमेंट कर रहे हो, आप हैंड मूवमेंट कर रहे हो, तो ये भी ज़रूरी है। फिर आप जब कह रहे हैं कि ऐसे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की बात आप कर रहे हैं, तो सर वो भी ज़रूरी है क्योंकि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग आपकी मसल्स को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाती है। अब अगर हम बात करें कि जो पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन जो होती हैं, राइट, जिनमें धीरे धीरे हम ऑस्टियोपोरोटिक केसेस देखते हैं, हड्डियां जो होती हैं वो वीक होने लगती हैं। तो इन सब पेशेंट्स में ये रिसर्च कहती है, काफ़ी सारे एविडेंस है जो ये कहते हैं कि आप सब तरह की एक्टिविटीज़ कर लीजिए, आप एरोबिक्स भी करिए, रिक्रिएशनल भी करिए, लेकिन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एंड क्लोज चेन एक्सरसाइज, राइट, वेट ट्रेनिंग का एक जो हिस्सा है वो करना बहुत ज़रूरी होता है। तो हर एक एक्सरसाइज का अपना अपना एक इंपॉर्टेंस है। जैसे अगर मैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की बात करूँ, पर्टिकुलरली जैसे मैंने अभी एक केस लिया, पोस्ट मेनोपॉजल हम ऑस्टियोपोरोटिक के केसेस देखते हैं। तो वेन एवर वी डू स्ट्रेंथ ट्रेनिंग या फिर हम क्लोज चेन एक्सरसाइज जिसमें हम अपनी ही खुद की बॉडी वेट का ले रहे हैं, जैसे हम वॉल पुशअप ले लिया, हमने प्लैंक्स स्टार्ट किए हैं, स्क्वाट्स हुआ, लंजेस हुआ, लंज वॉक हुआ, राइट, लंगड़ी वगैरह, ये सब चीज़ें जो एक्टिविटीज़ होती है ना, ये आपकी मसल डेंसिटी को इंक्रीज़ करती हैं। जब आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं वो आपके मसल्स को स्ट्रॉन्ग कर रही हैं, आपके मसल्स में मसल मास को इंक्रीज़ कर रही हैं। तो दीज आर वेरी इफेक्टिव। बट जस्ट टू क्योर एनी काइंड ऑफ डिजीजेज, फिजिकल एक्टिविटी इज़ इम्पॉर्टेंट। अब किसको क्या पसंद आ रहा है आप उसको चूज़ करिए, आप अपने इच्छा के अनुसार करिए, आपको जिसमें इंटरेस्ट आ रहा है। बट द इम्पॉर्टेंट इज़ फिजिकल एक्टिविटी। दैट्स राइट डॉक्टर दिव्या। एंड आजकल टीनेजर्स को स्पेशली देखता हूँ कि कई बार इवनिंग में जिम कर रहे हैं, कई बार आफ्टरनून में जिम कर रहे हैं, इवन लेट नाइट भी जिमिंग करते हैं। तो इज दैट मैटर कि आप किस समय में एक्सरसाइज कर रहे हैं? सर, दैट्स रियली वेरी गुड क्वेश्चन कि टाइमिंग ऑफ एक्सरसाइज, मतलब आपके क्वेश्चन का मतलब यही है। तो सर, एक्सरसाइज का टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हम देखते हैं कि मेडिसिन का भी एक पर्टिकुलर टाइम होता है ना। थायराइड की मेडिसिन के लिए एडवाइस किया जाता है कि आप मॉर्निंग में ले लो। हम देखते हैं कि जो ओरल हाइपोग्लाइसेमिक मेडिसिन होती हैं उनको बोलते हैं कि आप खाना खाने से पहले ले लो। तो सिमिलरली सर, कौन सी एक्सरसाइज आप किस समय कर रहे हैं इसका बहुत बड़ा रीज़न है। बेनिफिट बहुत ज़्यादा आप बढ़ा देते हो अगर आप टाइमिंग ऑफ एक्सरसाइज सही रखते हैं तो सर, जैसे अगर हम बात करें, मैंने जैसे स्टार्टिंग में बताया था, माइंडफुल एक्टिविटी डू इन द मॉर्निंग, बिकॉज जो भी आपके कॉर्टिसोल एक्टिविटीज़ है उसको ये सप्रेस करेगा। आपका पूरे दिन भर की एक्टिविटीज़ ये काफ़ी अच्छे से आपको रिलैक्स रखेगा, आपको काम रखेगा। तो आप मॉर्निंग में आपको यू शुड परफॉर्म माइंडफुल एक्टिविटीज़। देन अगर हम स्पेशली जस्ट बिकॉज हम अभी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीज़ की बात कर रहे हैं, तो इफ़ अ पर्सन इज़ सफरिंग फ्रॉम हाइपरटेंशन, इफ़ द पर्सन इज़ सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज़ और एनी अदर कंडीशंस, तो इन सारे स्पेशली क्रॉनिक हार्ट डिजीज़ के अगर पेशेंट्स हुए, तो इन सब के लिए रिसर्च एंड एविडेंस बताते हैं कि परफेक्ट टाइमिंग ऑफ एक्सरसाइज इज़ लेट आफ्टरनून से लेके इवनिंग आवर्स। सर, उसके दो कारण होते हैं कि एक तो पहला कारण जो महत्वपूर्ण मैंने आपको बताया था कि कॉर्टिसोल मॉर्निंग में बढ़ा हुआ होता है, और जब भी हम एक्सरसाइज करते हैं तो इनिशियली, स्पेशली हम हाई इंटेंसिटी वर्कआउट कर रहे हैं, मॉडरेट इंटेंसिटी वर्कआउट कर रहे हैं, तो इनिशियली क्या होता है, हमारा कॉर्टिसोल लेवल इंक्रीज होता है, क्योंकि एक्सरसाइज के लिए हमको चाहिए एनर्जी। एंड क्या होगा, आपकी हार्ट रेट बढ़ती है, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है, तो ये कॉर्टिसोल करवा रहा है। तो एक तो मॉर्निंग में ऑलरेडी इंक्रीज्ड है,
ऊपर से यू आर सफरिंग फ्रॉम लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीजेस, फिर आप हाई इंटेंसिटी वर्कआउट और आप मॉर्निंग में करेंगे तो ये क्या करता है, उसको और प्रोवोक कर रहा है। तो दूसरा एक बहुत बड़ा कारण है जो हम अक्सर देखते हैं ना कि मॉर्निंग में स्ट्रोक के केसेस, हाइपरटेंशन के केसेस, या फिर जो सडन डेथ जो हम मॉर्निंग में देखते हैं सर, उसके पीछे का रीज़न है देयर इज़ अ फैक्टर विच इज़ कॉल्ड प्लेटलेट एग्रीगेशन फैक्टर। इसकी मात्रा भी सर मॉर्निंग में ज़्यादा होती है। अगर हम समय पूरे दिन भर की एक्टिविटीज़ में कहें तो ये दोनों ही, कॉर्टिसोल हुआ चाहे प्लेटलेट एग्रीगेशन फैक्टर हुआ, इन दोनों की मात्रा पूरे दिन भर की तुलना में लेट आफ्टरनून से लेके इवनिंग आवर्स में काफ़ी कम होती है। तो इसीलिए बेटर है कि आप टाइमिंग ऑफ एक्सरसाइज पे भी फोकस करें रादर देन कि सिर्फ एक्सरसाइज करनी है। इफ़ यू आर हेल्दी देन आप कभी भी करिए, राइट। बट अगर आप किसी भी तरह की डिजीज़ से सफ़र कर रहे हैं तो टाइमिंग पे बहुत ध्यान दीजिए। तो इसीलिए हमको इवनिंग आवर्स में, लेट आफ्टरनून आवर्स में एक्सरसाइज करनी चाहिए। इससे हमें और भी ज़्यादा अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं एंड चांसेस ऑफ एनी काइंड ऑफ कॉम्प्लिकेशंस ये थोड़े से कम हो जाते हैं। इंडिया में हम लोग जगह जगह सुनते हैं कि मैंने ये एक्सरसाइज की थी, मेरा डायबिटीज़ ठीक हो गया, ये किया था तो मेरा हाइपरटेंशन ठीक हो गया, बट नथिंग इज़ डॉक्यूमेंटेड। तो आई रिक्वेस्ट एवरीबॉडी कि अगर आपके लाइफ में भी ऐसा कोई एक्सपीरियंस है तो आप हमारे साथ शेयर करना कमेंट में, ताकि हमको पता चल सके कि आपके लाइफ में कोई ऐसा चेंज हुआ है जस्ट बाय डूइंग एक्सरसाइज एंड फिजियोथेरेपी। अब तक हमने जितनी भी बात की ना, सबके सब बात करिए लाइफस्टाइल डिजीज़, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, इसमें एक्सरसाइज, उसमें एक्सरसाइज। क्या नॉर्मल इंसान को एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए? मैं हमेशा एक लाइन यूज़ करती हूँ विच इज़ माई टैग लाइन। मैं पेशेंट्स को भी बताती हूँ, क्योंकि पेशेंट आके क्या बोलते हैं कि मैडम हम तो वॉक करते हैं और मैं तो किसान हूँ, खेती किसानी करने वाला इंसान हूँ, मुझे क्यों हुआ, बीपी क्यों हो गया, मुझे डायबिटीज़ क्यों हो गई, या फिर मुझे क्यों ओपन हार्ट सर्जरी कराने की ज़रूरत पड़ गई। तो मैं हमेशा एक चीज़ बोलती हूँ कि इंडिया में चाहे आप बच्चे हो, जवान हो, चाहे बुज़ुर्ग हो, आप हेल्दी हो, अनहेल्दी हो, आप चाहे भले ही इंडिया में रह रहे हो, आप इंडियन इंसान अगर अमेरिका में भी जाके रह रहा है या फिर लंदन में जाके रह रहा है, इवन आप युगांडा में रह रहे हो, आप चाहे भटिंडा में रह रहे हो, सबको एक्सरसाइज करनी है। आपका वज़न नॉर्मल है, आपका वज़न अंडरवेट है या फिर आप ओवरवेट हो, एक्सरसाइज इज़ मैंडेटरी फॉर ईच एंड एवरी पर्सन। उसका कारण मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि हमारी शारीरिक संरचना, हमारा जेनेटिक स्ट्रक्चर, एंड देयर वाज अ टाइम जब इंडिया फूड स्कार्सिटी की कंडीशन में था। अब हम न्यूट्रिशनल अबंडेंस की बात तो नहीं कह सकते, लेकिन फूड अबंडेंस तो है। जगह जगह पे हमको पिज़्ज़ा, बर्गर, इसके आउटलेट दिख जाते हैं। पहले जहाँ पे एक ब्रांड होता था, अब ये हमको हर 10 दुकान के बाद में मिल रहा है। तो फूड अबंडेंस तो है, न्यूट्रिशनल अबंडेंस हम नहीं कह सकते हैं। तो एक्सरसाइज तो सभी को करनी है, फिर चाहे आप बच्चे ही क्यों ना हो, आप जवान ही क्यों ना हो, आप हेल्दी हो, अनहेल्दी हो, एक्सरसाइज इज़ कंपल्सरी फॉर एवरीवन। आँख बंद करके सबको सोच लेना चाहिए कि मुझे एक्सरसाइज करनी है। राइट साइड जेनेटिक हंगर है हमारे अंदर, क्योंकि पहले हमको खाना मिलता नहीं था, अभी अबंडेंट में, बट न्यूट्रिशन कितना मिल रहा है आई एम नॉट श्योर। सो एक्सरसाइज इज मैंडेटरी फॉर ईच एंड एवरीवन आउट देयर। एंड डॉक्टर दिव्या, थैंक यू सो मच फॉर दिस एलैबोरेटिव फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज फॉर लाइफस्टाइल डिजीज मैनेजमेंट एंड एवरीथिंग। आई थिंक कि अगर कोई भी डायबिटिक हो या कोई भी हाइपरटेंसिव हो, वो अगर इस वीडियो को देख रहा है और इसको अपनी लाइफ में अप्लाई करता है, इम्प्लीमेंट करता है, तो दिस विल बी अवर ग्रेट सक्सेस। विद दिस, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।